अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज से अयोध्या महोत्सव शुरू हो रहा है। अब इसका उद्घाटन आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे करेंगे। जनवरी के दूसरे हफ्ते तक चलने वाले अयोध्या महोत्सव की थीम है राम विराजे मोर अवध नगरिया, जिसमें स्थानीय लोक कला और संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अयोध्या महोत्सव के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत होगी, जो बिहार में सीता माता के जन्म स्थान से शुरू होकर भगवान श्री राम के जन्म स्थल अयोध्या तक पहुंचेगी। वंदे भारत का ये ट्रायल रन रविवार को होगा और इसका परिचालन जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगा, यानी कि शुरुआत इसकी भी होने जा रही है। और आज से जब शुरुआत होगी तो ये तीर्थ नगरी होते हुए ट्रेन का सफर हो पाएगा। नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बात दिल्ली की, जहां आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाले में कई नेताओं के नाम सामने आने के बाद अब बीजेपी ने दिल्ली में दवा घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली के एलजी ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और यह मामला दिल्ली के सरकारी अस्पताल में दवाओं की खरीद से जुड़ा हुआ है। खरीद में नियम तोड़ने के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि सरकारी अस्पतालों ने दवाई खरीदने में लापरवाही बरती और ये सरकारी प्राइवेट लैब में हुई टेस्टिंग में भी फेल पाए गए। और सांसद मनोज तिवारी से हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने बात की है, जरा दिखाते हैं आपको। दिल्ली सरकार में दी जा रही जो दवाएं हैं, उनके जब सैंपल लिए गए और फिर उनको जांच में भेजा गया तो 10% से ज़्यादा जो सैंपल हैं वो फेल हुए और उसके बिना पर जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने अब उस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की है। आज दिल्ली बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, ये क्या आखिर मामला है और केवल 10% सैंपल फेल हुए हैं, तो आपका कहना है ये बहुत बड़ा कोई घोटाला है? 5 कंपनियों के दवा कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। अब 5 कंपनियों के अगर सैंपल फेल हो जाते हैं और उन्हीं 5 कंपनियों से आम आदमी पार्टी का विशेष डील है। अच्छा, उन्हीं से मैक्सिमम दवाएं ली जा रही हैं। अच्छा, तो आप सोचिए, जिस दिल्ली का ये दवाइयों और हेल्थ का बजट 15,000 करोड़ से प्लस का हो, वहां अगर 5-5 कंपनियों के सैंपल फेल हो रहे हैं तो ये कितना बड़ा घोटाला दिखता है और जान से खिलवाड़। ये घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा हो सकता है रवीश जी। मुझे लगता है कि जैसे इन लोगों को पैसा कमाने की ऐसी हवस है कि नकली दवाइयां भी बांट दे रहे हैं, नकली दवाइयां खरीद रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो दवाइयां भी मिलती हैं, या तो कम दाम पे मिलती हैं या तो फ्री मिलती हैं। लेकिन फ्री के नाम पे आप नकली दवा परोस दें। अब इनसे कितनों का नुकसान हुआ, ये सब जांच का विषय है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये अरविंद केजरीवाल जी का जो अभी तक परिचय था कि नकली व्यक्तित्व है यार, ये नकली वादे करते हैं यार, अब पता चल रहा है नकली दवाइयां भी बेचते हैं, नकली दवाइयां बांटते हैं। तो इसकी हम लोगों ने मांग की है आज कि धन्यवाद एलजी महोदय को, कड़ी जांच हो और जो भी दोषी हो उनको बख्शा न जाए, और जब तक जांच पूरा न हो तब तक स्वास्थ्य मंत्री को सस्पेंड करना चाहिए ताकि वो जांच को बाधित न कर पाए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला और अब जो है वो सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनटीवी इंडिया। बीजेपी के इन आरोपों को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आखिर इस पर क्या कहना है, जरा वो आपको दिखाते हैं। भाई, अगर अब आप ये कहें कि मैं दवाई उठा के मैं खुद जो है उसको टेस्ट करूं, भाई मेरे पास तो टेस्टिंग के इक्विपमेंट भी नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता है काम। मैं तो डायरेक्शन दे सकता हूं, मौखिक दे सकता हूं, लिखित दे सकता हूं, मौखिक भी दे दी, लिखित भी दे दी, और ये बता सकता हूं कि ये अधिकारी काम नहीं कर रहे, इनके ऊपर एक्शन ले लो।
आपने उन पे एक्शन भी नहीं लिया। 1 महीना हो गया, मैंने तो लिखित में दे रखा है, मुख्यमंत्री जी ने लिखित में एलजी साहब को दे रखा है। एलजी साहब कार्रवाई नहीं करना चाहते, अब कर लें, अभी भी कोई रोक नहीं है। अगर गलत दवाइयां आ रही हैं, आप कह रहे हैं लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, तो वो आदमी अपनी कुर्सी पे क्यों बैठा हुआ है? उसको तो हटा दिया जाना चाहिए था। वहीं स्कूलों में हिजाब को इजाजत मिले या नहीं, इस पर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। कल एक सवाल के जवाब में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा था कि उन्होंने राज्य के स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी हटाने के आदेश दिए हैं, लेकिन एक दिन बाद ही उन्होंने अपना रुख बदलते हुए कहा कि इस मामले पर सरकारी अफसरों के साथ विचार विमर्श करके फैसला किया जाएगा। हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। कर्नाटक में पिछले साल हिजाब पर विवाद खबरों में छाया रहा। अब एक बार फिर हिजाब खबरों में आ गया है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने साफ कहा था उन्होंने हिजाब पर लगी पाबंदी हटाने के आदेश दिए हैं। हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है, हिजाब पहने जा सकते हैं। मैंने पाबंदी का आदेश वापस देने को कहा है। कपड़े और खाने की पसंद आपकी अपनी है। लेकिन एक दिन बाद ही उनका रुख बदला दिखा। उन्होंने कहा कि फैसले पर अभी विचार होना बाकी है। अभी लागू नहीं किया है। किसी ने मुझसे ये सवाल किया और मैंने जवाब दे दिया। सरकार पाबंदी हटाने पर विचार कर रही है और इस मामले पर सरकारी अफसरों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच बनाने की फैसला किया था, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। ऐसे में कर्नाटक के सिद्धरामैया की सरकार अपने विशेष अधिकार इस्तेमाल कर पूर्व बीजेपी के सरकार के फैसले को पलटकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी एफिडेविट देती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंतजार करती है। दरअसल इस मामले पर सिद्धरामैया एहतियात इसलिए बरत रहे हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और एक दिन पहले आए बयान पर बीजेपी ने आलोचना भी इसी आधार पर की थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब भी माननीय मुख्यमंत्री ने उसका ध्यान न रखते हुए अल्पसंख्यकों को खुश करने का फैसला किया। उनकी नजरें लोकसभा चुनावों पर हैं। हिजाब पर विवाद दिसंबर 2021 में भड़क उठा था, जब उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की 6 लड़कियों को क्लासों में हिजाब पहनने से रोका गया था। 2024 चुनावों से पहले ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। प्रतिभा रमन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। विवेक बिंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेसमैन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं और लोगों को मार्केटिंग और बिजनेस के गुर सिखाते हैं। ये हैं जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा, जो नोएडा में 7 दिसंबर की सुबह तड़के अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं। शुरुआत में नोएडा पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन वीडियो वायरल हुआ तो विवेक की पत्नी के भाई वैभव क्वात्रा की शिकायत पर मारपीट और धमकी देने का केस दर्ज किया गया। एक व्यक्ति के द्वारा थाना 126 पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसके बहन की शादी विवेक बिंद्रा नाम के एक व्यक्ति जो कि सुपरनोवा में रहते हैं उनके साथ हुई थी एवं उनके द्वारा उनकी बहन के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ मारपीट की गई। इस संबंध में थाना 126 पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विवेचक के द्वारा 7 संकलन की कार्रवाई की जा रही है। विवेक की शादी बीते 6 दिसंबर को गाजियाबाद की रहने वाली यानिका से हुई थी, लेकिन अगले ही दिन सुबह तड़के विवेक का अपनी मां से झगड़ा हुआ। यानिका के मुताबिक जब वो बीच बचाव करने लगी तो विवेक ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके शरीर पर कई जगह चोटें आईं। मारपीट में विवेक ने यानिका का मोबाइल भी तोड़ दिया। यानिका का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। विवेक बिंद्रा जी ने जिस तरह से अपनी वाइफ को मारा पीटा और कोई अरेस्ट नहीं हुआ, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। बट कोई मुझे ज़्यादा भी हैरान नहीं करता, क्योंकि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो अपनी साठगांठ से बचते जाते हैं
वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने भी कोई सांठगांठ कर ली हो, बट हमें फौरन अरेस्ट चाहिए क्योंकि हमने देखा कितनी इंजरीज हुई हैं, उनका कान का पर्दा फटा है और बहुत सारी चोटें उन्हें आई हैं उनकी वाइफ को। तो मुझे लगता है इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। एक व्यक्ति के द्वारा नोएडा पुलिस के मुताबिक उन्होंने विवेक से पूछताछ की है, हालांकि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा नोएडा की इसी आसमान छूती इमारत सुपरनोवा में रहते हैं। यहाँ करोड़ों के फ्लैट हैं, लेकिन उनकी सोच कितनी नीचे है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि शादी के अगले ही दिन न सिर्फ उन्होंने अपनी मां से झगड़ा किया बल्कि पत्नी के साथ बुरी तरह मारपीट की। अब देखना होगा कि नोएडा पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। नोएडा से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।